अच्छा जी, क्वेश्चन वन में कह रहा है सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर बोथ आयनिक कंपाउंड्स. Chlorine and hydrogen are manufactured by the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride. अच्छा, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट में अगर क्लोराइड आइन एक्वस है तो देखो हमारे पास H पॉजिटिव आइन भी होगा और हाइड्रोक्साइड आइन भी होगा. और मैग्नीशियम, अब क्लोरीन, अगर क्लोराइड आइन है इलेक्ट्रोलाइट में और हाइड्रोक्साइड भी है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है तो हमें पता है कि क्लोराइड आइन ऑक्सीडाइज्ड होता है, हाइड्रोक्साइड नहीं होता. तो ये बात ध्यान में रखनी है बस इस क्वेश्चन में. तो ये कह रहे हैं क्लोरीन इज रिलीज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की बात कर रहे हैं. एंड हाइड्रोजन इज रिलीज एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की बात कर रहे हैं. तो व्हाई आर हाइड्रोजन आइंस एंड नॉट सोडियम आइंस डिस्चार्ज एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो सोडियम आइन और हाइड्रोजन आइन में से कौन डिस्चार्ज होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा. तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नीचे होता है और सोडियम ऊपर होता है. इस वजह से हाइड्रोजन आइन डिस्चार्ज होगा, सोडियम आइन डिस्चार्ज नहीं होगा. तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? बिकॉज हाइड्रोजन इज लोअर इन reactivity series than sodium. नेक्स्ट कह रहा है कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन आइन आके रिड्यूस्ड होंगे, और हाइड्रोजन आइंस की रिडक्शन की इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं? H पॉजिटिव आइन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है H2. तो ये 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड दे विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर क्लोरीन. क्लोरीन गैस की बात कर रहा है, और क्लोरीन गैस का टेस्ट फॉर आइंस के टेबल में लिखा हुआ होता है कि क्लोरीन गैस जो है ना वो लिटमस पेपर को ब्लीच कर देता है. तो इट क्लोरीन गैस का टेस्ट और उसका रिजल्ट. तो टेस्ट क्या है? यूज डैम्प लिटमस पेपर चाहे रेड कलर का हो चाहे ब्लू कलर का हो, दोनों को वो ब्लीच कर देता है. क्योंकि क्लोरीन एसिडिक या अल्कलाइन नहीं है, बस वो लिटमस पेपर का कलर उड़ा देती है. यूज डैम्प लिटमस पेपर. तो क्लोरीन ब्लीचेस. ब्लीचेस मतलब फेड कर देती है, कलर उड़ा देती है. फेड्स भी लिख सकते हो, फेड्स लिटमस पेपर. पार्ट ई में कह रहा है गिव द फॉर्मूला ऑफ द 4 आइंस प्रेजेंट इन एक्वस सोडियम क्लोराइड. देखो सोडियम क्लोराइड है तो Na पॉजिटिव आइन भी होगा, क्लोराइड आइन भी होगा. और एक्वस है तो एक्वस की वजह से, पानी की वजह से, वी ऑलवेज हैव H पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन. तो दीज आर द 4 आइंस प्रेजेंट इन एक्वस सोडियम क्लोराइड. अच्छा, लास्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है सजेस्ट व्हाई द सॉल्यूशन बिकम्स एल्कलाइन एज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड्स. देखो सोडियम क्लोराइड की जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड जो हमने पार्ट ऊपर देखा था उसमें कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी. तो असल में इन 4 आइंस में से कौन कौन से आइंस निकल जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में से? एक तो देखो कैथोड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे H पॉजिटिव आइन निकल के खत्म हो रहा है, और एनोड पे क्योंकि ये कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है तो हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा बल्कि क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो सोल्यूशन में से H पॉजिटिव आयन जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन OH नेगेटिव आयन जो है वो रिमेनिंग है सोल्यूशन में. जब H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन की क्वांटिटी इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन का पीएच न्यूट्रल होता है. लेकिन अभी H पॉजिटिव आयन कम हो रहा है ना, तो रिलेटिवली OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे. जब OH नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं तो सोल्यूशन का पीएच जो होता है वो अल्कलाइन हो जाता है. तो वो बस यही पूछ रहा था कि एक्सप्लेन कर दो इस बात को कि व्हाई द सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन. तो हाइड्रोजन आयंस आर रिमूव्ड, दैट्स व्हाई. 1 मार्क के लिए पूछा हुआ है ना, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस आर अच्छा 2 मार्क्स के लिए, सॉरी, 2 मार्क्स के लिए तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन आयंस आर रिमूव्ड. सो
OH नेगेटिव आइन remains in the electrolyte. मैं लिख देता हूँ उसको. H positive ions are removed as they reduce on cathode and hydroxide ion, the OH negative ions remain in the solution. इस वजह से solution जो है वो alkaline हो रहा है. अगर OH नेगेटिव आइन निकल रहा हो सोल्यूशन से और H पॉजिटिव आइन नहीं निकल रहा हो तो वो एसिडिक हो जाएगा. और अगर दोनों निकल रहे हैं तो पीएच जो है वो सेम रहेगा. क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? आगे बढ़े. ठीक है सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड व्हेन मोल्टेन सोडियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड सोडियम एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड. कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द टू इलेक्ट्रोड्स रिएक्शंस. देखो सोडियम ऑक्साइड मोल्टेन फॉर्म में सोडियम ऑक्साइड में दो तरह के आयन्स होंगे, Na पॉजिटिव आयन एंड O2 नेगेटिव आयन. ऑक्साइड है ना तो O2 नेगेटिव आयन होगा. नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा? पॉजिटिव. अब पॉजिटिव आयन एक ही है, सोडियम आयन है, क्योंकि मोल्टेन है ना, एक्वस नहीं है. और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड पे कौन सा आयन जाएगा? O2 नेगेटिव आयन. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे रिडक्शन होगी. अब सोडियम आयन जो है वो +1 है तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम मेटल. सोडियम एटम बना लेगा Na. और जो ऑक्साइड आयन है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्साइड आयन जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो ऑक्सीजन बनाता है. अब ऑक्सीजन एटम अकेला तो नहीं रहता, इट स्टेज इन डायटोमिक फॉर्म O2. अब बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्साइड के साथ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे वी हैव 2 ऑक्सीजन and one oxide ion is losing 2 electrons. So 2 oxide ion will altogether lose 4 electrons. तो ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन ये होती है. देखो ऑक्साइड है. अब ज्यादातर कॉमन मिस्टेक इसमें क्या है कि सब हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन बना देते हैं. इसमें हाइड्रोक्साइड होता है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में, ये मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट है. तो यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन बना देते हैं, जो कि हमें याद करनी होती है. तो सर वो ये आपने यहाँ 4 पे इलेक्ट्रॉन्स क्यों लगाया है? सर दोबारा बता सकते हैं? देखो O2 नेगेटिव है ना, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस गेन करे हुए हैं, जब वो लूज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना. अब ऐसे 2 ऑक्साइड आयन है हाँ सही तो सही सही टोटल 4 हो जाएंगे. सही है सही है याद आया. सही है. आगे बढ़े. जी जी. अच्छा जी. अच्छा इस क्वेश्चन में ये पार्ट जो है ना आधा पार्ट मेटल्स का है, लेकिन जो पार्ट डी है ना इसमें बस इसमें 2 इक्वेशंस गिवन है. और क्या कह रहे हो? चलो. डन. अच्छा पार्ट डी में कह रहा है विच रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड विच रिएक्शन इज रिडक्शन. तो ये तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड है मतलब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है ना. तो रिएक्शन 1 जो है वो ऑक्सीडेशन है और रिएक्शन 2 जो है वो रिडक्शन है. इसका एक्सप्लेन करना है. तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो मतलब एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन as there is loss of electrons.
एंड कैथोड, कैथोड पे क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। कैथोड रिएक्शन इज रिडक्शन as there is gain of electrons. चलें आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन 4 है, मैग्नीशियम manufactured by the electrolysis of molten magnesium chloride. Write equation for the two electrode reaction that occur during this electrolysis. अच्छा, मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, तो मोल्टेन मींस कि एक्वस नहीं है, तो दो तरह के आयन्स होंगे, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो एक इक्वेशन कैथोड की बनेगी जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, उस पे Mg2 पॉजिटिव आयन आएगा। और एक इक्वेशन एनोड की बनेगी विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज इक्वेशन, और उस पे कैथोड पे रिडक्शन और मैग्नीशियम एटम। एंड क्लोराइड की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन क्या है, क्लोराइड विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl। नॉन मेटल्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, स्टेज इन H2 डायटोमिक फॉर्म, ऑक्सीजन O2 होता है। इसी तरह फ्लोरीन F I2, नाइट्रोजन N2, यही सारे होते हैं बस नॉन मेटल जो कि डायटोमिक फॉर्म में हम पढ़ते हैं। तो क्लोरीन जो है वो Cl2 मोल लगाना पड़ेगा। वन क्लोराइड आयन इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो टू क्लोराइड आयन विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स। पार्ट बी में कह रहा है कॉपर कैन बी प्योरिफाइड, इसका केस है। जिसमें एनोड डिसॉल्व होता है। अच्छा, मतलब अगर और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में हमें जो चीजें याद रखनी होती हैं वो क्या है, कि जिस इम्प्योर मेटल जो होता है उसकी हम उसको एनोड पे लगाते हैं। जब इम्प्योर मेटल एनोड पे होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में, और जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड बनाते हैं, उसको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बनाते हैं प्योर मेटल की, और इम्प्योर मेटल की पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बनाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन होना चाहिए, कॉपर की प्योरिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेंगे जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हो। तो कोई भी सॉल, अब इन्होंने कॉपर 2 सल्फेट लिया हुआ है, तो इसमें कॉपर के आयन्स हैं। एनोड जो होगी वो इम्प्योर मेटल की होगी, और जो कैथोड जो होगी वो प्योर कॉपर की होगी। दिस इज एनोड जो इम्प्योर मेटल की है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड हमारी प्योर कॉपर की होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज यूज्ड एज द एनोड। तो एनोड किस चीज के लिए हमने, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इम्प्योर मेटल, अब मेटल कौन सा है जिसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, दैट इज कॉपर। तो एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर की है, और कैथोड जो होगी वो प्योर कॉपर की होगी। और अगर इसकी इक्वेशन भी पूछता कि एनोड पे इक्वेशन क्या है, पूछा हुआ नहीं है क्वेश्चन में लेकिन मैं करवा रहा हूँ, कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का, जो प्योर इम्प्योर एनोड में जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन के बाहर निकल जाएगा।
और कैथोड पे यही कॉपर आइंस रिड्यूस हो रहे होंगे। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बना लेंगे। तो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो इक्वेशन एनोड की होती है उसको उल्टा करके लिख दो, कैथोड की बन जाती है। राइट। आगे बढ़े। सर ये मैं नोट डाउन कर जी। लूँ। जी कर लो फिर बता देना। लिख लिया सर। ओके, क्वेश्चन 5। Only liquids that contain moving ions can be electrolyzed. फ्री मूविंग आइंस होते हैं तो वही सोल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम कर सकते हैं। These liquids are called electrolytes. Complete the following table which show the products formed when some liquids are electrolyzed using inert graphite electrodes. अच्छा आंसर बताते जाना। इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है कॉपर टू सल्फेट, सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस हैं क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है ना, तो ऑल ऑफ दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। एक्वस कॉपर टू सल्फेट में वी हैव 4 टाइप्स ऑफ आइन, कॉपर टू पॉजिटिव आइन, H पॉजिटिव आइन, हाइड्रोक्साइड आइन एंड सल्फेट आइन। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो एनोड है जिस पर ऑक्सीडेशन आइन जाएगा, नेगेटिव आइन जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। दो तरह के नेगेटिव आइंस हैं इसमें, हाइड्रोक्साइड आइन है और सल्फेट आइन है। अब हमने ये देखा था सल्फेट आइन जो होते हैं वो कभी भी हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज, आयंस। हाइड्रोक्साइड आइन जाएगा। ठीक है, सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन वाला जो था। तो सल्फेट आइन आर नेवर डिस्चार्ज। तो बचा क्या, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब इसमें सल्फेट और हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड आइन जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। हमें प्रोडक्ट बताना है, हाइड्रोक्साइड आइन जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और हाइड्रोक्साइड आइन जब ऑक्सीडाइज होता है तो इसकी इक्वेशन हमने याद कर रखनी है। 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जो हमें ऑब्जर्वेशन में दिखेगी। तो प्रोडक्ट फॉर्म एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीजन गैस। तो ऑब्जर्वेशन भी बता सकें, नीचे भी देखो इसने गैसेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन से आइन जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कॉपर आइन जाएगा और H पॉजिटिव आइन जाएगा। अब इनमें से कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके रिड्यूस्ड होगा वो रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगेगा। जो रिएक्टिविटी कॉपर। सीरीज में नीचे होता है वो रिड्यूस्ड होगा। कॉपर जाएगा। यस। तो हाइड्रोजन और लेड, कॉपर में से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जो होता है वो कॉपर होता है। तो हमारे पास कॉपर आइन रिड्यूस्ड होंगे। तो कॉपर आइन जब रिड्यूस्ड होंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, कॉपर टू पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना लेगा ना, Cu। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कॉपर। अच्छा, सेकंड रो जो है वो कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, वो उसने खुद ही फिल कर दिया है तो वो हमें नहीं करना। मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड में दो तरह के आइंस हैं, Pb2 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। इसमें बता दो जल्दी से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा।
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे तो ब्रोमाइड आइन चला जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा जी, और नेगेटिव में जाएगा ये पीपी टू Pp2 प्लस। पॉजिटिव। अच्छा, ब्रोमाइड आइन जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो क्या, कौन सी गैस देगा? Br2। ब्रो Br2 या ब्रोमीन गैस। और लेड टू पॉजिटिव आइन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रिड्यूस्ड होगा तो वो लेड पीबी मेटल बना लेगा, जी। पीबी या लेड। अच्छा, मैं सिंबल क्यों नहीं लिख रहा, मैं नाम क्यों लिख रहा हूँ पूरे, क्योंकि उसने जो खुद ही रो फिल करके दी है उसने, देखो ना पूरे नाम लिखे हुए हैं, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ जो उसने लिखा है, उस तरह से लिखने की कोशिश कर रहा व्हाट इफ आई डोंट राइट, व्हाट इफ मैं अगर पीबी लिख दूं या मतलब लाइक सिंबल्स लिख दूं, भूल जाऊं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे? हूँ। नहीं, इट विल बी एक्सेप्ट। ओके। अच्छा, part B is saying when concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed, chlorine is formed at the positive electrode. Concentrated है ना इसलिए, and hydrogen at the negative electrode. सोडियम से तो नीचे होता है ना हाइड्रोजन। Construct the ionic equation to show the formation of chlorine at the positive electrode. क्लोरीन क्लोराइड आयन की वजह से बन रही है ना, तो यही इक्वेशन आ रही है बार बार, देखो यही चलता रहता है बस इलेक्ट्रोलिसिस में। क्लोराइड आयन हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन जो है वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा, तो उसकी इक्वेशन अगर बनाना नहीं आई है अब तक तो याद हो गई होगी। क्लोराइड की 2Cl नेगेटिव, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फिर H2। देन No, it says in the second part, it says why hydrogen is formed at the negative electrode rather than sodium. It does not ask for the equation. ओ ओके सॉरी, तो why hydrogen is found? Because it is Because it is lower in the reactivity series. lower in the reactivity series than sodium। सेम आंसर जो हमने ऊपर किया था, हाइड्रोजन इज लेस एक्टिव देन सोडियम और हाइड्रोजन इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन सोडियम, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे। वैद क्या कह रहे हो? हाइड्रोजन क्यों डिस्चार्ज हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन सोडियम से नीचे है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, इस वजह से हाइड्रोजन इज लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज देन सोडियम। अच्छा, नेम अ मेटल मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन आयनिक कंपाउंड। देखो, कुछ मेटल्स जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, और बाकियों को रिड्यूसिंग एजेंट से करवाते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे हमारे पास ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें से कौन से मेटल्स ऐसे हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनपे कोई रिड्यूसिंग एजेंट उनको रिड्यूस करवा नहीं पाता। तो एल्यूमिनियम तक जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, दे आर ऑल एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग विथ इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ तक। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। बाकी जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस से तो हो जाएंगे रिड्यूस, लेकिन वो लेस एक्टिव होते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट से भी हो जाते हैं। हमने वैसे डिटेल में एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन पढ़ी हुई है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ा हुआ है ना बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो एल्यूमिनियम लिख दो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलें आगे। क्वेश्चन 6 आप लोग खुद करना, सेम है, होमवर्क में छोड़ो। क्वेश्चन 7। अच्छा, क्वेश्चन 7 में कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बस इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया हुआ है उसने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बस उन्होंने इक्वेशन पूछी हुई है, हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन है वो कंप्लीट करनी है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन तो याद की हुई है ना सबने, 4OH नेगेटिव है, O2 2 वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर मैं इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देखूं तो ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आयन्स होंगे? सोडियम आइन, OH नेगेटिव आइन, और वाटर की वजह से H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन।
तो इसके कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की इक्वेशन क्या होगी और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की इक्वेशन क्या होगी। यह भी इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इसमें कैथोड पे तो दो तरह के आयन्स है ना, Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन, लेकिन इसमें हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होगा बिकॉज इट इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सोडियम नहीं होगा। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, और एनोड पे तो एक ही तरह का आयन है, नेगेटिव आयन तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही है ना। तो उसकी इक्वेशन वो नीचे भी पूछी हुई है, इसकी इक्वेशन। इसमें एक चीज नोटिस करो कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पे हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट हुई है ऊपर, उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, और ऑक्सीजन गैस जो एनोड के ऊपर कलेक्ट हुई है उसका वॉल्यूम कम है। क्योंकि जब इनके हम कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाते हैं तो हाइड्रोजन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस के मोल्स जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन गैस के मोल्स 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है ना वो 2:1 का रेशियो है। यस अली, ऐसा ही है। जो नीचे होगा उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज डाउन द सीरीज इंक्रीज होता है, मतलब जी जी जी, हाइड्रोजन ओके। मैं बता, मैं उसको बता रहा था वेद को, वो पूछ रहा अच्छा था ओके सर। ओके। क्वेश्चन 8 में आपको ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है। अ स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइज इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ओके, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ सुटेबल apparatus that can be used for this electrolysis। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, और इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr होता है, पोटेशियम +1 ब्रोमाइड -1। तो और एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड लेना है। इसमें अब इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड डाल लेंगे। वन इलेक्ट्रोड वुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, द अदर वुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। सही है, तो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड एनोड हो जाएगी। लेबलिंग कर देना, जब भी डायग्राम बनाने के लिए कहे तो लेबलिंग जरूर करा करो। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कैथोड। सही है बस। अच्छा, फिर कह रहे थे आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड आर H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, पोटेशियम आयन एंड ब्रोमाइड आयन। Describe what would you observe in the region of the anode during the electrolysis। अब एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे क्या होगा, जरा एनोड देखो। इसकी अगर मैं पता नहीं है, मतलब इन पता होगा तो ही तो आप ऑब्जर्वेशन बता। और ब्रोमाइड आयन, H पॉजिटिव आयन। तो कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, पोटेशियम या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज है। व्हाट अबाउट एनोड? एनोड पे कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? OH, नहीं सॉरी, बाय Br Br OH। Br। देखो रिएक्टिव एनाइन की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें भी ईज ऑफ डिस्चार्ज डाउन द सीरीज डिक्रीज होता है। हम्म। तो Br नीचे है ना हाइड्रोक्साइड से, तो Br होगा, जी हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन, जैसे क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होता है वैसे ब्रोमाइड आयन भी होगा, ये बना लेगा Br2 and 2 electron। The 2 mole of bromide ion will oxidize to form bromine and 2 mole of electron। तो ये इक्वेशन नहीं पूछी हुई थी उसने, उसने पूछा था डिस्क्राइब व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन द रीजन ऑफ द एनोड। तो एनोड पे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस। ब्रोमीन, मतलब ऑब्जर्व क्या करोगे, ब्रोमीन गैस बन रही है ना एनोड पे। अब हम ये नहीं ब्रोमीन लिख गैस सकते बन रही इलेक्ट्रॉन है। लॉस हो रहा। देखो ऑब्जर्व का ऑब्जर्वेशन हम अलग से लिखते थे ना इलेक्ट्रोलिसिस की। तो ऑब्जर्वेशन दिखेगा क्या तुम्हें, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हुए तो नहीं दिख रहे ना, दिख क्या रहा है ऑब्जर्व का अच्छा मतलब। अच्छा। तो ब्रोमीन जो है ना उसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं। ब्राउन गैस है ना, रेड ब्राउन या ब्राउन डार्क ब्राउन
तो आप देखो कुछ ब्रोमीन गैस जो है ना वो तो निकल के बाहर आ जाएगी, और कुछ ब्रोमीन गैस जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में पानी तो है ना तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। तो आप दोनों चीजें लिख सकते हो कि मतलब जो एनोड के आसपास लिक्विड है ना या तो वो ब्राउन हो जाएगा या आपको कुछ ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलते हुए दिख रहे होंगे। तो यू कैन राइट के लिक्विड नियर एनोड टर्न्स ब्राउन, or you can also write brown fumes are seen. Brown fumes of gas are seen. ठीक है। हाँ, ऑरेंज कलर ऑफ सोल्यूशन भी लिख सकते हैं नियर एनोड, क्योंकि ब्रोमीन जब पानी में डिसॉल्व होती है तो वो मतलब डार्क ब्राउन या ऑरेंज शेड कलर दे रही हो। तो यू कैन ऑल राइट ब्राउन और ऑरेंज, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, ब्राउन की जगह ऑरेंज भी लिख सकते हैं। हमारी बात वापस बताएंगे बीआर पे। बीआर क्योंकि एनाइन की रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है ना हाइड्रोक्साइड आयन से, इसलिए बीआर ब्रोमाइड आयन जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा। सही हो बैद, आगे बढ़े। अच्छा, आगे कह रहा फिर वही वाला है सवाल आ गया बैठेंगे। हाँ ये वही, अब ये रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चन ना, यही बार बार यही चीजें पूछता है, कुछ नया मिलेगा नहीं आपको, बस एक दो वैरायटी एक और है बहुत वो मैं करवा इम्पोर्टेंट दूंगा। सवाल था। ये जो सवाल हम कर रहे हैं मतलब इस तरह से जो सवाल हमने किए वो ऐसा हो सकता है कि पेपर में रिपीट हो जाए। बिल्कुल होते हैं। आधा पे आधे से ज्यादा 70-80, अगर पास पेपर सारे करके जाओगे तो 80% तो रिपीटेड ही मिलेगा। अच्छा, इसमें कह रहे हैं एट द कैथोड हाइड्रोजन गैस इज गिवन और डिस्क्राइब अ टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है विद अ लाइटेड स्प्लिंट। टेस्ट क्या करेंगे, लाइटेड स्प्लिंट को हम ना जहां से भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके करीब लेके जाएंगे। तो लाइटेड स्प्लिंट इज ब्रॉड नियर द गैस और रिजल्ट क्या आएगा, पॉप साउंड। पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट कैथोड। तो इक्वेशन हाइड्रोजन आयन की आई होप याद हो गई होगी अब तक तो। Why potassium not discharge at the cathode? Because potassium is higher in the reactivity series than hydrogen. Yeah, hydrogen is lower in the reactivity series than hydrogen. Potassium is higher in reactivity series than hydrogen, or in other words, you can also write hydrogen is lower in the reactivity series than potassium. चलें आगे। करने सर। क्वेश्चन 9 कर लेना खुद ही, क्वेश्चन 10 भी आसान है, इक्वेशन बस पूरी करनी है। 11 अगेन यू गाइस कैन डू 11 12। अब जो छोड़ है ना वो होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन 15 करते हैं जरा, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये टेबल दिया हुआ है ना इसमें।
क्वेश्चन 15 में कह रहा है aqueous silver nitrate can be electrolyzed using inert electrodes. Solid silver is formed on the cathode. The table shows how the mass of silver formed is affected by 4 factors. अच्छा, अब देखो टेम्परेचर दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में 25 30 25 25 25. ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की है, कितने करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन, जो बैटरी लगाई है हमने उससे इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, करंट पास होता है. कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या थी, और मास ऑफ सिल्वर. देखो सिल्वर नाइट्रेट की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इस, अच्छा ये एक्वस सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसमें जो आइंस होंगे वो कितनी तरह के आइंस होंगे, सिल्वर आइन होगा एक तो, और नाइट्रेट आइन होगा. अब वो एक्वस है तो एक्वस सोल्यूशन की वजह से H पॉजिटिव आइन होगा और OH नेगेटिव आइन होगा. तो पहले वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच अकर्स एट द कैथोड. अब कैथोड पे जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे दो तरह के आइंस आएंगे, सिल्वर आइन और H पॉजिटिव आइन. तो सिल्वर आइन रिड्यूस्ड होगा बिकॉज इट इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन. तो सिल्वर +1 आइन होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल बना लेगा. सिल्वर के बारे में याद रखना, सिल्वर +1 आइन ही होता है. Then he is asking, explain why this reaction is reduction, because silver ions are It- gaining electron. Yes. So silver ions, सर ये चार्जेस तो हम जैसे अभी आपने Ag+1 लिखा है, ये चार्जेस तो हम पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते सिल्वर का नहीं देख सकते ना. आप ग्रुप 1 के मेटल का देख सकते हो, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 हैं. ये के. ट्रांजिशन क्या है? सिल्वर तो, जी अब सिल्वर तो ट्रांजिशन है ना, तो अच्छा. ट्रांजिशन मेटल का तो वो बता, सिल्वर और जिंक का कभी भी नहीं बताता. सिल्वर और जिंक का याद रखना पड़ता है. सिल्वर का +1 रहता है और जिंक का क्या रहता है हमेशा 2+. 2+. इसलिए मैंने उस पर F फोकस किया +1. Fe में तो, आयरन में तो दिया हुआ. आयरन में, बाकी सब में दिया हुआ होगा. सिल्वर और जिंक का कभी भी नहीं बताएगा वो. इसी तरह ग्रुप 4 में जो लेड और टिन है उनका भी बताएगा. बस बाकी सबका तो प्लस भी होता है ना ट्रांजिशन मेटल. नहीं, डिपेंड करता है, +2 तो नहीं होता, चेंज होता रहता है. वो बताएगा क्वेश्चन में. जैसे आयरन, आयरन को जो है ना, वो आयरन 2 नाइट्रेट लिख देगा या आयरन 3 नाइट्रेट लिख देगा. आयरन 2 नाइट्रेट हो तो मतलब Fe2 पॉजिटिव है, 3 नाइट्रेट हो तो Fe3 पॉजिटिव है. सही है. अच्छा, आगे अभी जो क्वेश्चन चल रहा है इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं. अभी टेबल जो है ना, अच्छा इसमें कह रहा है स्टेट हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मास ऑफ सिल्वर फॉर्म्ड एट द कैथोड. तो मास ऑफ सिल्वर फॉर्म्ड एट द कैथोड किस तरह से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करने से मास ऑफ सिल्वर किस तरह से चेंज हो रहा है. उसके लिए आप देखोगे कि भाई जिस एक्सपेरिमेंट में हमने टेम्परेचर चेंज किया तो सिल्वर का मास इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. तो बताओगे देख के क्या होना चाहिए. It remains constant, I believe. देखो अगर मैं कॉल रो 1 से रो 2 को देखूं तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हुआ है ना टेम्परेचर. तो या बट उसके बाद तो कांस्टेंट ही. हाँ, टेम्परेचर बढ़ा है लेकिन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट उतना ही है, 0.108, मतलब टेम्परेचर चेंज. अच्छा अगर आप ऐसे दो रोज देखो जिसमें सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ हो, बाकी कुछ चेंज ना हुआ हो, मतलब ड्यूरेशन देखो सेम है, करंट भी सेम है, कंसेंट्रेशन भी सेम है, मास चेंज नहीं हुआ, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा मास ऑफ सिल्वर फॉर्म पे. तो टेम्परेचर डज नॉट चेंज द मास, कह रहे हैं ना. एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मास ऑफ सिल्वर. तो टेम्परेचर चेंज करने से मास ऑफ सिल्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ा. जवेरिया इंक्रीज क्यों कह रहे हो, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं रो 1 से रो 2 में जो ऑब्जर्वेशन है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मास ऑफ सिल्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब टेम्परेचर डज नॉट चेंज द मास.
समझ आई बात? अच्छा ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चेक करने के लिए हमें ऐसी दो रो सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जिसमें क्या कहते हैं, सिर्फ ड्यूरेशन चेंज हो रही हो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो। तो मैं कौन सर सी थ्री दो रो फोर, सेलेक्ट कर, 3 और थ्री और 4? फोर। 3 और 4 में टेम्परेचर दोनों में सेम है, करंट सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, ड्यूरेशन मतलब टाइम इंक्रीज किया है, पहले 100 था फिर 200 है। तो मास क्या हुआ है, 0.108 से इंक्रीज। 0.216, तो मास इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो इलेक्ट्रोलिसिस की तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कितना हमने टाइम जो है वो 200 किया, डबल किया है ना, तो मास ऑफ सिल्वर क्या हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 0.108 से 0.216। मतलब अगर मैं 0.108 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो वो 0.216 बन जाएगा। मतलब डबल करा है टाइम, तो मास भी डबल हो गया, प्रोपोर्शनल हुआ ना एक तरह से, डबलिंग द टाइम डबल्स द मास, तो इंक्रीजिंग ड्यूरेशन बाय 2 times doubles the mass of silver formed। क्लियर है बात यहाँ तक? जी सर। आगे बढ़े। जी। Okay. आगे कह रहा है करंट यूज्ड, करंट चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा। अब उसके लिए कौन से दो मैं रोज सिलेक्ट करूं जिसमें सिर्फ करंट चेंज हो रहा हो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो। ऐसे ही कोई रो नहीं। कोई नहीं है। 4 और 5 भी नहीं हो सकती क्योंकि 4 में ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चेंज हो रहा है। अच्छा, तो चलो। हमें पता है ना वैसे भी, कैथोड है वो, तो कैथोड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट हाँ और देखो, मास। लेकिन अभी टेबल से देख के डिसाइड करना है ना। पार्ट के दो पार्ट पर मैं समझा रही हूँ डिस्कनेक्शन डिस्कनेक्शन। उबैद आपकी आवाज ना इको हो रहा है पीछे, या तो मैंने शायद किसी और डिवाइस से ना वो खोला हुआ है, मुझे जरा दोबारा से। पार्ट बी के जो आपने पार्ट करना है ना, ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और टेम्परेचर समझ गए हैं, मेरा कनेक्शन हो गया। यार क्या कह रहे हैं ये। टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे हैं, वो जो नीचे है ना, फर्स्ट वाला। करंट के बारे में ना, नहीं नहीं, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, तुम क्या ड्रॉप हो गए थे कॉल से? मैं ये समझा दूं, खत्म कर दूं पार्ट पे दोबारा बता देता हूँ, अभी नीचे 2 पार्ट और हैं, इसी से समझ आ जाएगा बल्कि ये। देखो, करंट चेंज करने से हमारा मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट पे कोई फर्क पड़ेगा? तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे दो रोज या एक्सपेरिमेंट ढूंढो जिसमें सिर्फ करंट चेंज हुआ हो लेकिन टेम्परेचर और बाकी चीजें चेंज ना हुई हो। तो करंट जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंट 4 और 5 में चेंज हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें तो टेम्परेचर चलो सेम है लेकिन कंसंट्रेशन और ड्यूरेशन दोनों चेंज हो रही है। तो फिर मैं ऐसे जो एक्सपेरिमेंट ढूंढता हूँ ना, 3 और 5 को अगर बल्कि 2 और 5 को देखो ना,
तो 2 में टेम्परेचर चेंज है। तो फिर हम देखेंगे 1 और 5 को। देखो ये वाली दोनों रोज देखो ना, 1 देखो और 5 देखो। तो इसमें टेम्परेचर 25 है, ड्यूरेशन 100 और 100 है, कंसंट्रेशन 1 और 1 है। सिर्फ करंट की वैल्यू चेंज हुई है, 9.65 से 19.3 हुई है, मतलब बढ़ाई है ना, इंक्रीज की है, मतलब डबल की है करंट। 9.65 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 19.3 बन जाएगा। तो मास ऑफ सिल्वर जो है वो डबल हो गया है। तो मतलब करंट बढ़ाने से मास ऑफ सिल्वर भी बढ़ता है, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू करंट कह सकते हो, या डबलिंग द मास, डबलिंग द करंट डबल्स द मास ऑफ सिल्वर फॉर्म। करंट मास ऑफ सिल्वर फॉर्म्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। वैसे ये बातें ना अगर हमने तो याद की हुई थी ना, खैर, कि अगर आप टेम्परेचर का तो हमने इफेक्ट नहीं देखा था इलेक्ट्रोलिसिस पे, लेकिन करंट का इफेक्ट हमने देखा था कि करंट बढ़ाओगे तो मास ऑफ कैथोड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चार्ज बढ़ाओगे तो मास ऑफ कैथोड जो है वो ज्यादा होगा डिपॉजिट उस पे। टाइम बढ़ाओगे, ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ज्यादा देख के डिसाइड करना है। इसी तरह कंसंट्रेशन का भी हमने नहीं याद किया हुआ पहले से, कंसंट्रेशन का भी आपको इस टेबल से देख के बताना पड़ेगा। अब कोई ऐसी दो रोज ढूंढो जिसमें कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो लेकिन बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो। देखो ये दोनों ले लो, 1 और 3। 1 और 3 में टेम्परेचर दोनों में 25 है, ड्यूरेशन 100 है, करंट जो है वो 9.65 है। कंसंट्रेशन 1 से क्या हो गई है, 0.5। तब कंसंट्रेशन कम की है, लेकिन मास पहले भी वही था अभी भी वही है, 0.108। मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने से देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मास ऑफ सिल्वर फॉर्म। तो कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज द मास, जैसे टेम्परेचर डज नॉट चेंज द मास था ना, इसी तरह कंसंट्रेशन आल्सो डज नॉट चेंज द मास। concentration does not change the mass। सही है। देखो टेम्परेचर का बैड, टेम्परेचर का और किसका, ड्यूरेशन का। आप जैसे हमने करंट का और कंसंट्रेशन का देखा है, वैसे टेम्परेचर और ड्यूरेशन का भी देखा था। तो टेम्परेचर चेंज करने से हमने देखा था कि मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ड्यूरेशन चेंज करने से ड्यूरेशन बढ़ा रहे थे तो मास और सिल्वर डिपॉजिटेड बढ़ रहा था। सही है, जैसे ड्यूरेशन देखने के लिए हमने ये रो 4 और नहीं बल्कि रो 3 और रो 5 को देखा था। नहीं, रो 3 और रो 5 भी नहीं देखी थी हमने। ऐसी दो रोज ढूंढनी थी जिसमें भाई बाकी सारी चीजें सेम हो लेकिन सिर्फ ड्यूरेशन चेंज हो रही हो। ये जैसे हमने कि देखी पार्ट 1 और 2 में थी, जो है 2 और 5 टेम्परेचर चेंज देखी सर हुआ थी। था, हमने लेकिन 3 और 4 देखी थी, 3 और 4। 3 और 4 देखी थी ना। ओके। और सर 1 और 2 भी देखें तो उसमें टेम्परेचर का चेंज है, बाकी उसके मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ वही ना, तो टेम्परेचर चेंज करने से, टेम्परेचर के लिए हमने 1 और 2 देखी थी, तो टेम्परेचर सही। चेंज करने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे ही किए हैं सारे चारों। अच्छा एक क्वेश्चन ना, फ्यूल सेल का क्वेश्चन लास्ट टाइम पे हम ढूंढ रहे थे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जरा खुद करना होमवर्क में।
क्या क्वेश्चन 17। बाकी सिंपल सेल्स के जो क्वेश्चन है ना वो तो आप छोड़ देना, फ्यूल सेल का क्वेश्चन बस करना है, सिंपल सेल का जो टॉपिक है ना उसमें बस फ्यूल सेल्स के क्वेश्चंस करना और बाकी छोड़ देना। तो मैं एक फ्यूल सेल का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। सर एक क्वेश्चन है, आपको आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप एक दफा और एक्सप्लेन कर दें। एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस जी, और ये के डिफरेंस क्या वो है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। कॉन्सेंट्रेटेड, जी, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में और एक्विस सॉल्यूशन का फर्क क्या है? देखो अगर आपके पास सोल्यूशन में एक्वस लिखा हुआ है सिर्फ, तो वो एक्वस डाइल्यूट लिखा हुआ हो तो एक्वस लिखा हुआ है या एक्वस डाइल्यूट लिखा हुआ है तो एक ही बात है। मतलब अगर सिर्फ सोल्यूशन एक्वस लिखा हुआ है ना तो उसको आप डाइल्यूट ही मानोगे, लेकिन अगर सोल्यूशन में एक्वस कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो फिर वो अलग सोल्यूशन है। मतलब इसमें सिर्फ इतना फर्क होगा कि अगर क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन एक साथ है सोल्यूशन में, और अगर सोल्यूशन के साथ कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होगा। और ठीक डाइल्यूट या सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होगा, मतलब नीचे वाला डिस्चार्ज होगा। ठीक है। और और एक्टिव active- इलेक्ट्रोलिसिस तो फिर उसमें जिसमें एनोड डिसॉल्व होता है ना, तो फिर आप नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में मुझे रिमाइंड करवाना, वो मैं आपको ठीक है, रिकॉल करवा दूंगा पूरा, ठीक है? वो तो अभी लंबी बात हो जाएगी। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके। सर नेट पॉजिटिव आयन जब स्टार्ट होता है, ओके थोड़ा जोर से बोलो। ये एच पॉजिटिव आयन जो आपने बताया था कि डिस्चार्ज होता है एच पॉजिटिव, तो वो कैसे होता है? एच पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होता है ना, मतलब जो अगर कोई आयन ऐसा है जो रिएक्टिविटी सीरीज में एच पॉजिटिव आयन से भी नीचे है तो फिर एच पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज नहीं होगा। यही पूछ रहे हो? अच्छा बाकी क्वेश्चन ना खुद अटेम्प्ट करना, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेरी हो तो वो डिस्कस कर लेना, अदरवाइज फिर हम ना नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। पॉजिटिव से अगर कोई ऊपर हो तब फिर एच पॉजिटिव पे